आज के शो में। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आफत का समा, सरमायाकारों के $2 अरब डूब गए। तिजारती खसारा छप्पड़ फाड़ गया। एक माह में $5.1 अरब का तिजारती खसारा। डॉलर की कीमत में मजीद इजाफा, 176 रुपए 65 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब, मैं हूं आपके साथ सिफान खान। नाज़रीन, सब में पहले तो क्योंकि आज हमने देखा कि स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी का रुझान था और इस मंदी के रुझान में बहुत सी बातें मैंने सुना। इस वक्त मैं ब्रोकर्स से राब्ते में रहा, इस पर जो मार्केट में लोग बैठे थे उनसे राब्ते में रहा। वजूहात तो उन्होंने बहुत बताई फंडामेंटली, क्योंकि एक बात मैं आपको नाज़रीन बताता चलूं, मैं ज़्यादा स्टॉक मार्केट पे इसलिए इस प्रोग्राम में जिक्र नहीं करता क्योंकि एक बहुत लिमिटेड इन्वेस्टर बेस होती है। बहुत से लोग कहते हैं जी कि बहुत से लोग जब बढ़ती है मार्केट तो कहते हैं कि ये इंडिकेटर है पाकिस्तानी मईशत की तरक्की का या पाकिस्तानी मईशत के गिरावट का। लेकिन जो भी मूवमेंट्स होते हैं तो उस बुनियाद पर पिछली हुकूमत भी, ये हुकूमत भी कहती रहती है। आज जो हुआ है ये स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हुआ है कि पाकिस्तानी मईशत जो है उसका पहिया बैठ चुका है। जो हुकूमत मुसलसल शेखियां मार रही है, जो मुसलसल दावे कर रही है, वो सारे झूठे साबित हुए। तो आप कह सकते हैं कि आज ये स्पेकुलेटिव एक्टिविटी नहीं बल्कि प्योरली फंडामेंटल्स हैं जिसकी बुनियाद पे फॉरेनर्स भी पाकिस्तानी मार्केट से निकल रहे हैं, डोमेस्टिक जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी पैनिक सेलिंग कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स आपके वीक हो चुके हैं। वो कोई कह रहा था जी इन्फ्लेशन का नंबर, आपके ट्रेड डेफिसिट का नंबर, आपके जो मुख्तलिफ नंबर्स आए हैं, मैंने जो इंपोर्ट का आपको ट्रेड डेफिसिट का नंबर देखे, अलार्मिंग है। $5.1 अरब एक माह में आपके ट्रेड डेफिसिट तिजारती खसारा पहुंच चुका है। $20 अरब टोटल हो चुका है। ये जो नंबर्स आए इकोनॉमिक फंडामेंटल्स वो रोल प्ले कर रहे हैं। खौफ ये है कि स्टॉक मार्केट में कि एक बार फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। ये तो वो बातें जो नाज़रीन हम सुन रहे हैं आज सुबह से, जैसे मैं कह रहा हूं कि जो मार्केट के अंदर जो लोगों से बात हो रही थी वो ये कह रहे थे। अब आपको इससे पहले कि मैं इस हुकूमत की एक लॉजिक जो है, हर चीज़ में एक लॉजिक दे देते हैं ना कि ये वजह ये है जी कि हम सस्ते हैं, हम दुनिया में सब में सस्ते हैं, भारत से यूं हैं, ये बांग्लादेश से ये हैं। तो पहले आपको बताते हैं कि ये आलमी सतह पर, क्योंकि इससे पहले कि कोई हुकूमती तर्जुमान आकर ये बोल दे कि ये सब कुछ आलमी सतह पर जो कोविड की नई लहर आई है उसकी वजह से हो रहा है, कोई भरोसा थोड़ी है हुकूमत का, कुछ भी कह सकती है। इनको बोलने में क्या जाता है, मुझे तो इस वक्त जबान से कुछ बोलना ही तो होता है। तो बात यह कि आज BSE इंडेक्स जो है, यानी जो बॉम्बे सेंसेक्स है, उसका आप अभी जो मैंने लेटेस्ट निकाला था ड्राफ्ट, तकरीबन दोपहर 3:40 इंडियन टाइम के मुताबिक, जहां पर इजाफा आ रहा है तकरीबन 770 पॉइंट्स का, 770 पॉइंट्स का इजाफा आ रहा है भारत में, वहां की मार्केट में। हांगकांग की मार्केट मैंने देखी है, वहां पर इजाफा है। ताइवान की मार्केट में, एशियन इंडेक्सेस में, वहां पर इजाफा आ रहा है। ये भारत की मार्केट है। तो कोई ये ना कह दे जी पहले ही कि क्योंकि आलमी सतह पर ये कुछ हो रहा है तो हम नहीं कुछ कर सकते थे। तो ये पहली बात तो ये क्लियर करते चलते हैं। अच्छा, दूसरी अहम बात ये कि कुछ लोगों से, मार्केट पार्टिसिपेंट से बात हुई तो उन्होंने कहा कि किसी को नर्व्स काम करनी चाहिए। तो मैंने कहा किसे करनी चाहिए? तो उन्होंने कहा जी वजीर आजम को या वजीर जो मुशीर खजाना है उनको नर्व्स काम करनी चाहिए लोगों की, और उन्हें इस पर कॉन्फिडेंस देना चाहिए कि मईशत जो है वो सही सिमत में जा रही है, कॉन्फिडेंस देना चाहिए। तो मैं अंदर से हंसा, मैंने कहा यार क्या मतलब कॉन्फिडेंस देना चाहिए, मौजूदा हुकूमत को कॉन्फिडेंस देना चाहिए। इनके बयानात आप देखें क्या आते हैं। मैं अगर आपको थोड़ा सा पहले लेके जाऊं, कुछ दिन कबल इमरान खान साहब कौम से फरमा रहे थे कि पेट्रोल बढ़ेगा, ये कॉन्फिडेंस दे रहे थे। वो जरा सुनते क्या कह रहे थे। वो खुद बता रहे बढ़ेगी, पेट्रोल बढ़ेगा। अभी बढ़ा नहीं था, वो कह रहे थे बढ़ेगा। क्या कह रहे थे? लेट्स से दिस फर्स्ट। पेट्रोल बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि हम अगर पेट्रोल नहीं बढ़ाते तो हमारा खसारा बढ़ता जा रहा है। और इसी तरह से शौकत तरीन साहब जो कुछ दिन पहले कह रहे थे कि इंडस्ट्रीज पे इंपैक्ट आएगा, ग्रोथ पे इंपैक्ट आएगा, ये सब कुछ जो है इंपैक्ट है ये आने लगा है। और ये वो बता रहे थे, वो भी कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे थे। जैसे कहते हैं ना लोग के मार्केट जो है वो नर्व्स जो है इस पर है, उनको इस पर संभाले। वो पूरा अगर हम सुना देते हैं कि जो है हमारे पास मिनी बजट के हवाले से, वो मिनी बजट का बता रहे थे कि इंटरव्यू में नदीम मलिक साहब को सुना देते हैं कि वो किस तरह से, वो कहते हैं ना नर्व्स को काम करें। मुझे कोई मार्केट पार्टिसिपेंट कह रहा था, तो हमारे वजीर तो इस तरह मार्केट के नर्व्स को काम करते हैं, बोलते हैं महंगाई बढ़ेगी, इंडस्ट्रीज और तबाह होंगी। वो क्या कह रहे थे? लेट्स से दिस। तो यानी आप अगर देखें तो ये नर्व्स काम करने का जो सिलसिला इस वक्त इस हुकूमत का है वो इस तरह से है कि ये उल्टा बताते हैं कि अब महंगाई बढ़ेगी, अब तेल बढ़ेगा, अब आपकी जो इंडस्ट्रीज पे नेगेटिव इंपैक्ट आएगा, ग्रोथ पे नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। तो ये तो हमें ये सब खबरें देते हैं। ये तो मार्केट की नर्व्स क्या काम करेंगे, ये तो उल्टा नेगेटिव सेंटिमेंट्स मार्केट में देते हैं। तो दूसरी बात एक साहब ने बोली कि फिर आप इंतबा दें, वार्निंग दें
कि अगर मार्केट में कुछ ऐसे लोग हैं जो स्पेकुलेट कर रहे हैं, सट्टा खेल रहे हैं, जैसे डॉलर के अंदर हो रहा है, तो उनको इंतबा या वार्निंग दें जी कि हुकूमत देख रही है, हुकूमत इज वॉचिंग, और इसका आगे जाकर इसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। तो मैं उस पर भी हंसा। मैंने कहा आज आपने डॉलर का रेट देखा है जो 176 है, पहुंच गया। पहले आपको सुनाते हैं, शौकत तरीन साहब ने कुछ दिन कबल एक धमकी या वार्निंग जो भी उसे कह दें आप, दी रहा था कि सट्टेबाज निकल जाए, ये गिरेगा अभी। जरा सुनते हैं उन्होंने क्या कहा था। तो वार्निंग भी काम नहीं करती। लेट्स से दिस, क्या कहा था? मैं स्पेकुलेटर्स को सिर्फ इतना वार्न करना चाह रहा हूं कि ये रुपया दूसरी साइड पे जाएगा। हम कोई ऐसे इकदाम करें जिसमें दूसरी साइड पे जाएगा, और जब जाएगा तो उनको बहुत बुरी मार पड़ेगी। तो जो इस किस्म की स्पेकुलेशन में ना घुसे, बिकॉज ये उनके लिए ठीक नहीं होगा कि रुपया दोनों साइड पे मूव करेगा। अब एक साइड पे नहीं है कि एक ही साइड पे जा रहा है, ये दूसरी साइड पे भी जाएगा, और जब दूसरी साइड पे जाएगा तो फिर इनको मार पड़ेगी। तो इसलिए ये स्पेकुलेशन बंद कर दें। तो बात नाज़रीन ये है कि ना तो इस हुकूमत को नर्व्स काम करना आती हैं, ना इनकी इंतबा या इनकी वार्निंग्स काम करती हैं। शौकत तरीन साहब कह रहे थे कि सट्टा होगा, जो कर रहे हैं उनको बोलें वापस आएगा, ये आएगा। क्या वापस आया? आज आपने इंटरबैंक रेट देखा कहाँ पहुंच गया, मार्केट में क्या सूरत हाल है। तो ना नर्व्स काम हो रही है लोगों की, ना आपका इंतबा काम कर रहा है। तो गवर्नमेंट आखिर कर क्या रही है, किस काम के लिए है, कर क्या रही है आखिरकार? और ब्रेक के बाद आपको सुनाएंगे लेटेस्ट इंकशाफ जो गवर्नर पंजाब ने किया है, वो तो और सनसनीखेज है। वो सुन के और ज्यादा चौंक गए कि आखिर ये किस तरह कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है मार्केट का। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में नाज़रीन आपके सामने हमने ये मैं बताया कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स कह रहे थे, किसी ने मुझे कहा जी कि आप किसी को नर्व्स काम करनी चाहिए इन्वेस्टर्स की, कि कॉन्फिडेंस रखें, मार्केट इतनी बुरी नहीं है। तो मैंने बताया, मैं आपको बता रहा था नाज़रीन किस तरह से इस हुकूमत ने, उनके बयानात ने मुसलसल नर्व्स काम किए इन्वेस्टर्स की और लोगों की। कि खुद खान साहब आके बता रहे थे हमें कि पेट्रोल बढ़ेगा, जब बढ़ने वाला था उन्होंने जी बढ़ेगा, हमें बढ़ाना पड़ेगा। शौकत तरीन साहब आके बता रहे थे कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ रुकेगी, ग्रोथ पे फर्क पड़ेगा। ये सब कुछ नेगेटिव सेंटिमेंट्स, खुद मिनिस्टर्स के स्टेटमेंट्स बार बार आते रहे जो हमने आपको सुना है। और अभी हालिया लेटेस्ट अब देखें आप, IMF की डील को लेकर ऑपोजिशन नहीं बल्कि खुद हुकूमत के जो गवर्नर पंजाब हैं चौधरी सरवर साहब अब बयान फरमा रहे हैं। और ऐसे में ये जो वीक सेंटिमेंट्स हैं उसमें और ज्यादा इस पर जो आंख भड़का रहे, किस तरह की स्टेटमेंट्स हैं। लेट्स हियर दिस कि उन्होंने क्या बोला। लेट्स हियर दिस फर्स्ट। IMF ने टोटल हमें $6 बिलियन देना है ओवर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स। $2 बिलियन उन्होंने सालाना हमें देना है, और हमारी हर चीज उन्होंने लिखवा ली है। और ओवरसीज पाकिस्तानी, और वो लोन है, चार्टी नहीं है, लोन है, हर चीज लिखवा दी उन्होंने। $6 बिलियन देकर 3 सालों में देना है। हर चीज़ हमारी रखवाली है। अब एक ऐसी मईशत जिसका हर कुछ गिरवी रख दिया गया है, जो खुद हुकूमत का गवर्नर कह रहा है। फिर उसके बाद ऐसी मईशत जिसका मुशीर खजाना कह रहा है कि ग्रोथ पे इम्पैक्ट नेगेटिव आएगा, जिसका वज़ीर आज़म कह रहा है महंगाई बढ़ेगी। तो फिर इसमें क्या सेंटिमेंट्स आएंगे, किस तरह काम होगा? जहां पर हम देख चुके हैं 3 फाइनेंस मिनिस्टर, 4 SAPM ऑन एनर्जी, 6 चेयरमैन FBR, 5 चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, और कॉन्फिडेंस, क्या सेंटिमेंट और क्या वार्निंग्स काम करेगी। खुरम शहजाद साहब मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद है, डॉक्टर फरूख सलीम साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद है। डॉक्टर फरूख साहब, पहले आपसे पूछूंगा सर, ये जो हुआ है ब्लड बाथ कहेंगे इसे, ब्लैक थर्सडे क्या कहेंगे आप, किस तरह बयान करेंगे और क्यों हुआ ये फरूख सलीम साहब? देखिए, कोई $2 बिलियन का इक्विवेलेंट अगर आप गिन लें तो इतना सरमाया जो इन्वेस्टर्स हैं स्टॉक मार्केट के, उनको एक दिन में नुकसान हुआ है। वजूहात क्या हैं? कुछ आपने सेंटिमेंट्स की बात की, कुछ बुनियादी माशी हकाइक हैं। 3 बड़े वाले जो हैं, जब शरह सूद तेजी से बढ़ने लगती है तो दुनिया भर में देखा गया है कि स्टॉक मार्केट जो हैं वो नीचे आती हैं। इन्फ्लेशन का जो रेट पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स ने खुद से बताया है, बड़े हैरानकुन नंबर्स हैं, बड़े खौफनाक नंबर्स हैं। यानी कि रेगुलर इन्फ्लेशन वो कह रहे हैं कोई 11.5%। अगर आप सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स में जाएं, जो मैं समझता हूं कि ज्यादा इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, वो 18%। और फिर होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो 27% बढ़ गया। होलसेल प्राइस इंडेक्स अगर 27% बढ़ता है तो इसका मतलब ये है कि अगले चंद हफ्तों में रिटेल की बुनियाद के ऊपर, रिटेल की बेसिस के ऊपर कीमतें मजीद बढ़ती ही रहेंगी। अभी वो इन्फ्लेशन के ऊपर कोई कंट्रोल जो है वो हुकूमत का नहीं आ रहा। फिर जो $5 अरब का महीने की बुनियाद पे जो तजारती खसारा आया है,
ये पाकिस्तान की 74 साल माशी तारीख में पहले कभी देखा नहीं गया। सही। तो ये तो बुनियादी जो माशी हकाइक हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक और देखिए, हम अमूमन अपने तजारती खसारे की बात करते हैं, बजटी खसारे की बात करते हैं, लेकिन इन दोनों खसारों से एक और सिफान साहब बड़ा खसारा होता है, वो है एतबार और एतमाद का खसारा। वो मुझे लग रहा है कि वो खलीज बढ़ती चली जा रही है, हुकूमत के ऊपर एतमाद, हुकूमती जो माशी पॉलिसीज हैं उनके ऊपर एतबार। देखिए 2018 का साल हमने देखा, जब पीटीआई की हुकूमत आई तो वो 200 अरब डॉलर का मामला था कि वो वापस आएगा, आईएमएफ को 100 अरब डॉलर दे देंगे। 2019 हमने पूरा गुजार दिया, जिसमें हमें बताया जाता था कि गर्दिशी कर्जाजात जो है वो हुकूमत ने कंट्रोल पे कर लिए हैं। फिर 2020 पूरा निकाला कि जी हमने जो करंट अकाउंट का खसारा है वो कंट्रोल में कर लिया है। अब 2001 के अभी 11 महीने में आप सोचिए कि पहले हमें बताया गया कि सारे के सारे जो माशी इशारे हैं वो मस्बत हैं। फिर हमें बताया गया कि महंगाई पे पूरी तरह कंट्रोल पा लिया गया है। फिर हमें वजीर आज़म साहब ने बताया कि बुरा वक्त जो है वो गुजर चुका है, अब अच्छे वक्त की आप तवक्को रखें। तो ये एक एतबार और एतमाद का जो रिश्ता है अवाम और हुकूमत के दरमियान में, मैं समझता हूँ कि वो टूट रहा है। हमें 3 साल से या तो आधे सच बताए जाते हैं। देखिए आज फिर कहा जा रहा है कि एक्सपोर्ट्स जो हैं वो 3 अरब डॉलर कर ली, लेकिन साथ ये नहीं बताया जाता कि इंपोर्ट जो है वो तो 8 अरब हो गई। तो खसारा तो 5 अरब पे चला गया, जो तारीखी बुलंद तरीन एक सतह है। तो आधा सच यहाँ बताया गया। फिर एक और आधा सच बताया जा रहा है कि जी रेवेन्यू हमने बहुत इकट्ठा कर लिया, एफपीआर को बहुत मुबारकबाद दी जा रही है, ये भी आधा सच है। असल पूरा साथ में ये नहीं बताया जा रहा कि जो हुकूमती अखराजात और खसारे हैं वो तो इस रेवेन्यू से भी कहीं तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से फिर हमें कर्जाजात लेने पड़ रहे हैं। तो आधे सच बताए जाते हैं और या फिर पूरे झूठ बताए जाते हैं। एग्जैक्टली। और खुरम शाह साहब आपसे पूछा यही बात प्रोफेसर साहब जो कह रहे हैं, खुरम शाह साहब आपसे पूछो, एतमाद की बात कर रहे हैं, ट्रस्ट डेफिसिट की बात कर रहे हैं। अब बात ये कि आज जो हो रहा था मार्केट में, खुरम शाह साहब आपने इससे पहले भी देखा होगा कि बहुत से मार्केट क्रैश हुए होंगे, इससे शायद इतना भयानक तो इस साल एक हुआ है, इससे पहले और भयानक भी हुए हैं। तो क्या आपने देखा कभी हुकूमत इस तरह से बैठ जाए, बिल्कुल एक फ्री फॉल लग रहा हो जैसे डॉलर में लग रहा था, यानी सेंटिमेंट बिल्ड करने के लिए भी ये एतमाद, और अब तो उनकी स्टेटमेंट्स काम भी नहीं कर रही। शौकत तरीन साहब ने उस दिन कहा था कि सट्टेबाज जो है उनको वार्निंग दी थी, उसके बाद डॉलर फिर बढ़ रहा है। तो अब हुकूमत की इफेक्टिवली रेट है या नहीं है शौकत इस वक्त? खुरम शाह साहब इन्वेस्टर्स किस तरह देख रहे हैं इसको? जी देखिए, जहाँ तक इन्वेस्टर्स का ताल्लुक है तो इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा बेट लेते हैं सर्टेनिटी पे। जी वो ये देखते हैं कि रोड मैप क्या है, डायरेक्शन क्या है, मैक्रो किस तरफ जा रहे हैं और डिसीजन मेकिंग कितना टाइम पे हो रही है और उसके इम्पैक्ट क्या आ रहे हैं। तो जब भी अनसर्टेनिटी होती है, जब भी आउटलुक जो है वो नहीं पता होता इन्वेस्टर्स को, तो डेफिनेटली एटलीस्ट शॉर्ट टर्म आउटलुक नहीं पता होता, तो उस पर बहुत ज़्यादा जो है वो इन्वेस्टर का कंसर्न होता है। तो देखिए बात ये है कि लॉस या प्रॉफिट ये तो दोनों पार्ट है ना बिजनेस का, लेकिन जब अनसर्टेनिटी होती है, कोई डायरेक्शन नहीं मिलती इन्वेस्टर्स को, फिर डेफिनेटली उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम होता है। वो साइडलाइन पे होना शुरू हो जाते हैं या सेफ हेवंस में जाना शुरू हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल में यही हुआ है कि जो सरप्राइजेस आए ना पिछले 1 महीने में, जिसमें एक हालांकि एक्सपेक्टेड था, बट क्योंकि एक डायरेक्शन वो थी कि जी ग्रेजुअल जो है वो चेंजेस आएंगी, या ग्रेजुअली डिसीजंस दिए जाएंगे और चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जो है वो दोबारा से जो है ट्रैक पे उस तरह से आएंगी कि पहले जिस तरह से ये कहें कि लूज मॉनेटरी पॉलिसी थी या फिस्कल पॉलिसी थी, तो टाइटनिंग आहिस्ता आहिस्ता होगी और ग्रेजुअल होगी। तो एकदम से जो है रेट का बहुत ज़्यादा बढ़ना और उसके बाद फिर एकदम से इम्पोर्ट का इतना बड़ा नंबर आना, ये ऑफकोर्स बड़े शॉक्स हैं जो कि मार्केट नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी। जब भी आप शॉक्स देते हैं या शॉक्स मिलते हैं मार्केट को, तो डेफिनेटली उनका एक इन्वेस्टर के माइंड पे इम्पैक्ट होता है और उसका फिर ये होता है कि जी अनसर्टेनिटी क्रिएट होती है कि अब ये नहीं पता कि इससे भी बड़ा कोई नंबर आ सकता है। अगर बड़ा नंबर आया तो फिर रुपी पे क्या इम्पैक्ट होगा, रुपी पे इम्पैक्ट होगा। और हुकूमत अनसर्टेनिटी को कम करने के लिए क्या कर सकती है? नहीं, अनसर्टेनिटी को कम करने के लिए हुकूमत क्या कर सकती है इस अनसर्टेनिटी को? और ये कम करने की कोशिश इन्होंने की पहले, लेकिन कोई फर्क उससे भी नहीं पड़ रहा ना। तो इनका जो एक जिसे कहा जाए कि स्टेटमेंट्स की अहमियत है वो अब है या नहीं है? लेजिटिमेट समझ भी रहे लोग नहीं समझ रहे? नहीं, देखें स्टेटमेंट्स की अहमियत जो है वो डेफिनेटली होनी चाहिए, लेकिन अगर नहीं हो रही तो ये एक बड़ा कंसर्न है। और क्यों नहीं हो रही इसको जरा
देखना चाहिए, क्योंकि अगर कोई स्टेटमेंट ऐसी आती है कि जी जो है स्पेकुलेटर्स को नहीं छोड़ा जाएगा तो उस पर फिर अमल फौरन हो, उससे ये होता है कि रीइंफोर्स होता है स्टेटमेंट और फिर लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि जो कहा जा रहा है वो हो भी रहा है जी। तो एक तो ये चीज है। दूसरी चीज ये है कि क्या किया जाए। देखें, इसका कोई शॉर्ट टर्म सोल्यूशन तो है नहीं कि एकदम से आप रेट जो है बहुत ज्यादा बढ़ा दें और एकदम से आप डिवैल्यूएशन बहुत ज्यादा कर दें। ये तो एक्चुअली जो है ये कह लें कि नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है, नेगेटिवली इनफैक्ट कंट्रीब्यूट कर रहा है इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाना। देखिए, पहली बात ये है कि कोर इन्फ्लेशन को देखना चाहिए जब भी आप इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाते हैं, अदर देन एडमिनिस्टर्ड प्राइसेस। एडमिनिस्टर्ड प्राइसेस का मतलब ये है कि आपको अगर टैक्सेस बढ़ाने हैं आईएमएफ प्रोग्राम में, अगर आपको एनर्जी का टैरिफ बढ़ाना है, अगर आपको पेट्रोल की कीमत बढ़ानी है पीडीएल को कलेक्ट करने के लिए, तो ये तो एडमिनिस्ट्रेड प्राइसेस है ना, ये तो प्लान्ड इन्फ्लेशन है। इस प्लान्ड इन्फ्लेशन के ऊपर आप रेट बढ़ाएंगे तो वो तो काउंटर प्रोडक्टिव होगा। आप रेट किस चीज पे बढ़ाएं, जो कि एक ओपिनियन है कि आप कोर इन्फ्लेशन को देखें जो डिमांड ड्रिवन हो या प्योर जो है अदर देन फूड और एनर्जी हो। एक तो ये स्टेप इस तरह से लिया जाए। दूसरी चीज ये कि हमें एक सर्टेन लेवल की ग्रोथ रखनी है। बहुत ज्यादा बढ़ने से ऑफकोर्स हम वो कहते हैं ना, चादर जो है पाँव जो है चादर देख के फैलाने चाहिए। तो हमारे यहाँ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स इतने हैं, फिस्कल, एनर्जी, गवर्नेंस के, प्रोविंशियल लेवल पे भी हैं, फेडरल पे भी हैं, तो उन सब चीजों को हैंडल करना पहले फिस्कल पॉलिसी में उसकी रिफ्लेक्शन और फिर करंट अकाउंट इंपोर्ट एक्सपोर्ट में उसका एक इम्पैक्ट नेचुरली नजर आएगा। और ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, हमें आज से नहीं शुरू करेंगे तो हमेशा हम डिले करते रहेंगे और ये सिचुएशंस आपको एवरी नाउ एंड देन देखने को मिलेंगे। अच्छा, और मैं फरोज आपसे पूछना चाहूंगा कि मुझे ये, अगर मैं स्कोर कार्ड के लिहाज से आपसे शौकत तरीन साहब की परफॉर्मेंस का पूछूं, क्योंकि आईएमएफ वाज पॉसिबल अर्लियर लेकिन ही ऑप्टेड फॉर अ डिले, जो हमें नजर आ रहा है कि ही ऑप्टेड फॉर अ डिले। अगर इसी तरह से आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, इसको शायद जो है इस पर कंट्रोल किया जा सकता था कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स के जरिए, पहले किया जा सकता था। उधर अशफाक हसन साहब आते हैं शो में, बोलते हैं ये कर लेते हैं, वो कर सकते थे, और सही बोलते हैं, शायद आप भी कहते हैं कि इफेक्टिव मैनेजमेंट होनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं हुआ। और अब जो है वो इंपोर्ट्स पे बैन लग रहा है गाड़ियों के, और अब ये हो रहा है जैसे इमरजेंसी और फायर फाइटिंग हमारे मुल्क में होती है वो हो रहा है। तो शौकत तरीन साहब ने बेसिकली किया क्या, और फिर जो उन्होंने जो ये सब कर रहे थे, तो इस दौरान इसका नेगेटिव इंपैक्ट आता रहा, आईएमएफ की डील डिले होती रही, उसका इंपैक्ट डॉलर पे आता रहा। ये जो अब किया करंट अकाउंट डेफिसिट के साथ, अब जाके संभालने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनकी परफॉर्मेंस कैसी नजर आई आपको शौकत तरीन साहब की? फरोज साहब देखिए, मार्च की 24 तारीख मुझे याद आता है जब एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने जो प्रोग्राम है वो अप्रूव किया था, और उसमें उस वक्त हमारे वजीर खजाना साहब जो थे वो डॉक्टर हफीज शेख साहब थे। वहां पे हमने अग्री किया था आईएमएफ के साथ कि एक तो तकरीबन 610 अरब रुपया इकट्ठा किया जाएगा पेट्रोलियम के ऊपर टैक्स लगाने के बाद, कोई 4 से 5 रुपए 6 रुपए बिजली का रेट बढ़ाना था, जिसकी मद में 900 रुपया इजाफी इकट्ठा होना था, और फिर कोई 300-350 रुपए के टैक्सेस से जिनकी एग्जेम्पशन जो है वो खत्म करनी थी। तो ये तो एग्रीमेंट शौकत तरीन साहब के आने से पहले हुआ। अप्रैल के महीने में फिर शौकत तरीन साहब आ गए और उन्होंने ये कहा था, उन्होंने ये क्लेम किया था कि मेरे पास एक जादू की छड़ी है, वो मैं इस्तेमाल करूंगा, मैं टैक्स भी नहीं बढ़ाऊंगा और रेवेन्यू भी बढ़ा लूंगा, और मैं बिजली के रेट भी नहीं बढ़ाऊंगा, लेकिन गर्दिशी कर्जात पे भी कंट्रोल कर लूंगा। तो उस स्टेज पे आईएमएफ ने कहा था कि भाई आप अपनी जादू की छड़ी का इस्तेमाल करें, हम साइड पे हो जाते हैं। तो प्रोग्राम उन्होंने 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया, और 6 महीने उन्होंने दिया था हमारे मुशीर खजाना को या वजीर खजाना को कि आप अपनी जादू की छड़ी का इस्तेमाल। 6 महीने उन्होंने जादू की छड़ी का इस्तेमाल किया, लेकिन वो जादू की छड़ी ने काम नहीं किया। तो वो 6 महीने हमने डिले कर दिए, और फिर हम वापस गए हैं आईएमएफ के पास, और आईएमएफ तो बैठा है पुरानी वाली शराइत के ऊपर। तो एक तो मामला कुछ ऐसा हुआ कि आपने कहा जैसे 6 महीने का डिले ये नहीं होना चाहिए था। फिर जो हुकूमत का फोकस है वो ये रहा कि हमने इंपोर्ट्स को कर्टेल करना है, इंपोर्ट्स को कम करना है। मैं समझता हूँ कि वो फोकस बिल्कुल ही हुकूमत का गलत है, ना सिर्फ इस हुकूमत का बल्कि पुरानी हुकूमतें भी ये कोशिश करती रहीं। फोकस होना चाहिए था एक्सपोर्ट को बढ़ाना कैसे। देखिए, इंपोर्ट्स कम नहीं हो पाएंगी, और वो जो दुनिया के बाकी ममालिक हैं जो तकरीबन 20-25% जीडीपी का इंपोर्ट होता है, हम उसी के लेवल पे जा रहे हैं। तो इंपोर्ट तो हमारी इतनी ही होगी, हमारी एक्सपोर्ट बढ़ाने का जो स्कीम है वो कोई हिकमत अमली है वो हमें बनानी होगी। हम कोशिश करते रहते हैं कि इंपोर्ट कम कर लें। अब वो इंपोर्ट एक तो इसलिए कम नहीं हो पाएगी कि हमारी जो एनर्जी इंपोर्ट्स हैं 35-40% तो टोटल इंपोर्ट का जो है वो हमारी एनर्जी इंपोर्ट्स हैं। अगर $20 बिलियन का तेल इंपोर्ट होना है तो वो तो होना ही होना है, वरना आप स्टूडियो नहीं पहुंच पाएंगे, मैं अपने दफ्तर नहीं पहुंच पाऊंगा।
अगर 2-2.5 बिलियन डॉलर का कोयला इंपोर्ट होना है तो वो होना ही होना है, वरना हमारे बिजली घर नहीं चलेंगे। इसी तरह 2.5-3 बिलियन की अगर LNG इंपोर्ट कर ली है वो भी करनी पड़ेगी, वरना गैस नहीं होगी और बिजली घर नहीं चलेंगे। तो फोकस इंपोर्ट कर्टेलमेंट पे नहीं होना चाहिए, फोकस एक्सपोर्ट एनहांसमेंट पे होना चाहिए। अच्छा, और आप फरोज साहब अक्सर आपसे बात जब भी हुई है तो आप जैसे चीनी का क्राइसिस आया था, आपने बताया था कि इतने लोगों ने यानी इतने अरब रुपए इस वक्त इस पर कमाया गया माफिया की तरफ से, वीट क्राइसिस में इतने अरब रुपए कमाया गया। मैं अनफॉर्चुनेटली मैं बहुत डेटा ड्रिवन बात करता हूं, लेकिन जो जिस तरह की सिग्नलिंग है, जिस तरह से नेगेटिव सेंटिमेंट्स प्रिवेल कर रहे हैं और उनको बढ़ाया जा रहा है, उल्टी ऐसी स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं, और जब जिस तरह से वार्निंग दी जाती है जी कि आप डॉलर अब आप सट्टेबाज निकल जाएं, तो सर ये आपको लगता है कि खुदा ना खास्ता मेरा मैं खदशा है, लेकिन क्योंकि उस दिन फॉरेक्स मार्केट के भी जो एसोसिएशन के चेयरमैन बैठे हुए थे तो वो कह रहे थे जी बड़े बैंक्स हैं वो उधर भी, और स्टेट बैंक ने भी कुछ रेगुलेशंस लाए थे कि बैंक्स के हवाले से कोई ये बड़े लेवल के ऊपर इस पर पैसा भी कमाया गया है डॉलर के ऊपर आज मार्केट पे। क्या आपको लगता है शॉर्ट सेल करके कुछ इन सेंटिमेंट्स का फायदा भी उठाया जा रहा है? देखिए मैं फरूख साहब पहले पूछ के खुरम साहब आपके बता दो। फरूख साहब पहले आप बता दें प्लीज। जी सैफान साहब मैं बोलूं? जी फरूख साहब। जी फरूख साहब। जी सैफान साहब, इसमें अगर कोई साजिशी थ्योरी का इस्तेमाल किया जा रहा है तो मैं नहीं समझता हूँ कि किसी किस्म की कोई साजिश हो रही है। अच्छा। मैं ये भी नहीं समझता हूँ कि कोई सट्टाबाज जो है वो बेशुमार इसके अंदर घुस गए हैं और वो पैसा बना रहे हैं। देखिए सट्टाबाज तो ओपन मार्केट में आ सकते हैं, जो हमारी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो इंटर बैंक की मार्केट है उसमें शायद बैंक वाले कुछ इन्वॉल्व हों और कुछ पैसे बना रहे हों, लेकिन ये कह देना कि 10 रुपए नीचे आ जाएगा रुपया, जबकि आपके सामने बड़ा वाजे है कि जो डिमांड है रुपीस की वो तो जो डिमांड है डॉलर्स की वो तो 8 बिलियन डॉलर की आ रही है, और जो सप्लाई हम कर रहे हैं महीने की बुनियाद के ऊपर वो 3 बिलियन डॉलर से ऊपर नहीं जा रहा। तो जाहिर बात है अगर इतनी जबरदस्त शॉर्टेज है डॉलर्स की तो रुपया तो लाजमी तौर पे गिरेगा। अब आप ये कह दें कि वो सट्टाबाजों की वजह से गिर रहा है तो फिर ये लोगों का एतबार जो है आपकी स्टेटमेंट से, जैसे मैंने पहली बात की, वो उठ जाएगा। और खुरम शाह साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं इसके ऊपर कि आपको लगता है ये स्पेकुलेटर्स और ये बगैर फ्यूल किया जा रहा है इन नेगेटिव सेंटिमेंट्स को, शायद खुदा मैं जिस तरह कह रहा हूँ कि खदशा है कि इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी है, कोई कमा रहा है पैसा और बड़े पैमाने पे कमाया जा रहा है? नहीं देखिए वो बात ये है कि ये फरूख साहब का जो पॉइंट आउट किया है इन्होंने, ये बात जो है इंटर बैंक वाली बात जो है वो डेफिनेटली उसका साइज बहुत बड़ा है और वो ज्यादा मार्केट को ड्राइव करता है, और फिर उसके बाद ऑफकोर्स ओपन मार्केट में जो है वो रेट का एक जो है वो सब्सिडाइजेशन जो है वो इंटर बैंक की भी होती है, क्योंकि इंटर बैंक मेन जो है आपका क्वांटिटी है ना, बड़ा पैसा जो है, बड़ा डॉलर यहाँ से जो है वो होता है और आता है और जाता है। तो जहाँ तक स्पेकुलेशन है वो डेफिनेटली उसका एक अंतर हो सकता है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि जी टोटल स्पेकुलेशन है। और जो स्टेट बैंक ने बड़े स्टेप्स भी लिए हैं और काफी जो है रिस्ट्रिक्ट भी किया है इंडिविजुअल्स को जो से जाके जो है। अच्छा, और आज मार्केट में खुरम क्या लोग क्या सोच रहे थे आज, जैसे जिन मल्टीपल्स पे ये बेच रहे हैं क्या समझ रहे हैं कि मल्टीपल्स स्ट्रांग हो जाएंगे आगे, यानी नीचे से मल्टीपल्स पे डिप आगे उठाएंगे फिर दोबारा, और आपको लगता है इतने नीचे मल्टीपल्स आएंगे जैसे 5 का मल्टीपल है तो क्या 2.5 हो जाएगा, होगा ऐसा? नहीं मेरा नहीं ख्याल कि इतना ज्यादा को मल्टीपल जो है वो नीचे आ सकता है, ऑलरेडी बहुत ज्यादा नीचे आ गया। देखिए सेंटीमेंट का प्रॉब्लम है, वैल्यूएशंस बहुत अच्छी हैं। अच्छा। सेंटीमेंट का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, वैल्यूएशंस में ऑफ कोर्स डाउनटर्न नजर आया है, लेकिन वो मल्टीपल में रिफ्लेक्ट हो गया ना, 4 से 5 का मल्टीपल तो बहुत ही लो है, हिस्टोरिक लो पे है। तो ये तो इतना तो नहीं हो सकता कि कंपनियां बेर मिनिमम लेवल पे ऑपरेट ना करें, ऐसा नहीं है, बहुत अट्रैक्टिव मार्केट है। लेकिन पॉइंट क्या है कि सेंटीमेंट जो है ना वो बड़ा मैटर करता है कि जहाँ फील गुड फैक्टर, सेंटीमेंट, ओवरऑल एनवायरमेंट आपका थोड़ा पॉजिटिव, थोड़ा सा बेहतर, थोड़ा एक्सपेक्टेशंस बेहतर होती है, तो इन्वेस्टर्स जो है वो 10-12 के मल्टीपल में भी आ जाता है बाय कर, जो नहीं आ रहा तो वो 5 के भी नहीं आ रहा। तो बेसिकली सेंटीमेंट बड़ा प्ले करता है। एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। खुरम शाह साहब, फरूख साहब का शुक्रिया अदा करते हुए सियासी पहलू के, क्योंकि आखिर हो क्या रहा है, एक तरफ ब्लड बात है, इन्वेस्टर्स इस पर जो है परेशान है, पैसे डूब रहे हैं सरमायाकारों के स्टॉक मार्केट में, दूसरी तरफ हमने देखा है कि लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। इसका सियासी पहलू जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में तफसील नाज़रीन जो माशी सिमत है, माशी पॉलिसी है, इस पर गुफ्तगू हुई। लेकिन ये जो टेक्निकल एनालिसिस है वो अपनी जगह। असल मसला ये है कि शहर में, कराची में जहाँ मौजूद हैं, कोई शॉपिंग मॉल से कूद के खुदकुशी कर रहा है, कोई नौकरी ना होने की वजह से रिक्शा चलाता है, फिर रिक्शा चलाता है तो घर का दूध नहीं बच्चों का अफोर्ड कर पाता, वो खुदकुशी कर रहा है। इससे पहले एक जूता बेचने वाला जो गार्डियन में स्टोरी आई थी, वो खुदकुशी कर रहा है। तो आखिर एक तरफ स्टॉक मार्केट है जहां लोग रो रहे हैं कि $2 अरब आज सरमायाकारों के डूब गए, एक तरफ आम आदमी है जो खुदकुशियों की तरफ मजबूर हो रहा है। तो ये कोई भी इस वक्त खुश नजर नहीं आ रहा। मैं निहाल हाशमी साहब से पूछता हूँ, सीनियर सियासतदान भी, नून लीग के रहनुमा भी। निहाल साहब, ये आप कराची में बिलखुसूस आप देख रहे हैं, आप यहाँ पे सियासत काफ़ी सालों से गहरी नज़र रखते हैं, मुल्क की भी, ये बताएंगे ये कब तक ऐसे चलेगा निहाल हाशमी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात सारी ये है कि जब रियासत कहते हैं माँ की जैसी होती है, और कोई रियासत इसीलिए बनाई जाती है, तश्कील देती है, उसमें आइन बनाया जाता है, उसमें सबकी जिम्मेदारियां होती हैं, और इंसानी हुकूक और बुनियादी हुकूक और शहरियों के हुकूक लिखे जाते हैं। और हमारे आइन तो बहुत ही खूबसूरत और शानदार आइन है, जिसमें हर चीज़ के हुकूक के बारे में बड़ा वजाहत किया गया है कि आप कि तालीम की, राइट ऑफ प्रॉपर्टी, लिबर्टी, एवरीथिंग हैज बीन एक्सप्लेन इन वेरी डिटेल। और हमारे हर दूसरी हुकूमत ये कहती है कि आप रियासत माँ की जैसी, और वी विल टेक केयर। मगर बदकिस्मती से इस हफ्ते मैंने 2 ऐसे घरों पे मैं गया। एक फ़हीम मुगल साहब का था जो कि मीडिया से ही वाबस्ता थे, जो कि बाद में रिक्शा चला रहे थे और पेट्रोल। मैं उनके घर जब गया तो मैं खामोश, स्पीचलेस हो गया उनके घर के हालात देख के, उनकी दास्तान सुन करके। उसी रोज हम गए थे। फिर कल हम गए, एक दिन और हम गए उसके घर, ज़हीर आप के घर, जो ज़ोहेर जो कि छलांग लगा करके अपनी जान दे दी। तो क्यों, कोई इन नौजवानों को क्या जरूरत है कि वो छलांग लगाए, जान दे दे? देखिए, गुर्बत माजी में भी हुआ करती थी। हमारे दादा परदादाओं के वक्त में तो नौकरी के जराए भी नहीं थे, बहुत महदूद था। लोग खेतों में, और किसान थे, ठेले और छोटे छोटे दुकान होते थे, मगर कोई खुदकशियों पे नहीं जाता। आज ये खुदकशी इसलिए है कि उसको घर का किराया भी देना है, उसको बिजली का बिल भी देना है, उनको बच्चों की स्कूल का अखराजात भी अदा करना है, उसे हॉस्पिटल की अगर बीमारी है तो उसका भी उसको इलाज मुआवजा करना है, उसको पेट्रोल के लिए भी पैसे लाना है, उसको बेशुमार उसके अखराजात हैं। और जब वो पूरी नहीं कर पाता, और कहीं से उसको पूरा नहीं होता, और अंधेरा होता है, और उसके राइट लेफ्ट उसके अजीज और कारिब और दोस्त भी इस काबिल नहीं होते हैं कि उसकी कोई मदद करे, और कहाँ तक कोई करेगा मदद। ये सारी जिम्मेदारी रियासत की होती है, जहाँ पे रियासत उसे प्रोटेक्शन दे। यहाँ क्या हुआ? क्या साग, क्या टमाटर, भिंडी, आलू, प्याज या तुरई ये IMF से मशरूत है? IMF के पास से आता है क्या? इंपोर्ट होता है? नहीं, हमारे मुल्क में उगता है, हमारे शहर इस मलीर के मदाफात में उगता है। मगर हुकूमत या अंडे, हुकूमत इतनी नाहल हो गई है। और यहाँ पे एक प्राइस कंट्रोल जो कमेटी हुआ करती है, एक इदारा होता है पूरा प्राइस कंट्रोल का, वो कहाँ से हो गई है? अच्छा, क्या कर रही है आप जो ज़राई मुल्क है? लेकिन यार ये बताएं, क्योंकि जो लोग हैं, एक तो जिस तरह अभी हम मार्केट में भी बात कर रहे थे, और वैसे भी आम आदमी से बात करें, जिसकी आप तर्जुमानी आप बता रहे हैं, आप खुद भी गए, मसला ये वो सिर्फ इस हुकूमत से नहीं बल्कि वो पूरी सियासी क़यादत से ही बदजन होते जा रहे हैं। वो कह रहे हैं उनके पास गाड़ियां हैं बड़ी बड़ी, वो यानी क़यादत की बात कर रहा हूँ मैं, लीडरशिप की बात कर रहा हूँ, आपकी लीडरशिप हो, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप हो, PTI की लीडरशिप हो, कि उनके पास बड़ी बड़ी रेंज रोवर्स हैं, उनको नहीं फिक्र हमारी, उनको नहीं पता हम किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और ये क्राइसिस जो है, ये जो ट्रस्ट डेफिसिट आ रहा है सियासतदानों के साथ, ये कितना खतरनाक है? ये बहुत ही खतरनाक है। ये जानबूझ के किया जा रहा है। अच्छा। हमारे अलावा भी एक बहुत भारी और बड़ा तबका इस मुल्क में टैक्स पेयर के पैसे से बड़ी गाड़ियों पे घूमता है। वो सिविल ब्यूरोक्रेसी हो, मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी हो, या बिजनेसमैन टाइकॉन्स हो, इनके पास हमसे बहुत ज्यादा बड़ी गाड़ियां हैं। होंगे हमारे अंदर भी बड़ी गाड़ियों वाले, होंगे हमारे अंदर भी बुरे लोग, मगर वो हम उनसे रिश्वत नहीं लेते हैं। जब वो जाते हैं कोई चीज खरीदने, मुलाजमत के हुसूल के लिए जाते हैं, या मार्केट के ठेले वाले से हम तो नहीं लेते भत्ता। कौन लेता है भत्ता? ये सरकारी मुलाजिम है जो हमारे टैक्स पे पलते हैं। ये तो अपनी तनख्वाह देखते नहीं है, ये तो रिश्वत पे पलते हैं। ये जो हमने पुलिस बैठा रखी है, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज गली गली में बैठे हुए हैं, कहीं पे पुलिस की गाड़ी, कहीं पे रेंजर्स की गाड़ी, ये हमारी इन्हीं पैसों से। और इनके पास हमसे बहुत ज्यादा बड़ी गाड़ी है, और इनके पेट्रोल भी मुफ्त पे है। ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, DC है, कमिश्नर है,
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। बेनकाब में इस तफसीरन नाज़रीन हमने आपको बताया कि क्या वजह थी कि आज आफत का समा था स्टॉक मार्केट में। आपने देखा सुना कि एक जो निशानदेही की एक्सपर्ट्स ने भी और जो मार्केट में इस वक्त लोग पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी तरफ से कि एक बहुत बड़ा एतमाद का बुहरान इस वक्त आ चुका है। इसी सूरत हाल पर और साथ साथ महंगाई बढ़ने से आम आदमी और बेरोजगारी की वजह से आम आदमी के लिए जीना मुश्किल होता जा रहा है। लोग खुदकुशियों में मजबूर हो रहे हैं। इधर सरमायाकारों का आज इस आफत के समा जो स्टॉक मार्केट में था तकरीबन 1.9 तकरीबन आप कह सकते हैं 2 अरब डॉलर वाइप आउट हो गया स्टॉक मार्केट से। एक दिन में 2 अरब डॉलर वाइप आउट हो गया और ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हुआ कि ये हुकूमत ना तो एक्सपोर्ट्स बढ़ा सकी, ना इंपोर्ट्स को कंट्रोल कर सकी, ना कोई और रिफॉर्म ला सकी। सर्कुलर डेट वैसे ही बढ़ता रहा और 12 वज़रा खजाना और अपनी टीम को तब्दील कर। फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन फेसबुक, ईमेल्स एंड ट्विटर जो आपके सामने फ्लैश कर रहे हैं। देखते रहिएगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।